Morning, I welcome you all on my YouTube channel. This session is for class 11th, and in class 11 we are learning the biomolecules. We have completed the amino acids. Then after that I told you about the protein, structure of protein. Then about the lipid. Now we are going to discuss about the nucleotides. ठीक है, अब देखो न्यूक्लियोटाइड्स होते क्या हैं. सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन मैं दे देता हूँ. यू केम टू नो अबाउट द डीएनए एंड आरएनए. आप सब लोग को पता होगा डीएनए और आरएनए क्या होते हैं. ठीक है, एंड वी कॉल देम न्यूक्लिक एसिड. डीएनए और आरएनए को हम लोग क्या बुलाते हैं? दैट इज न्यूक्लिक एसिड. न्यूक्लिक एसिड, दे आर न्यूक्लिक मटेरियल एंड दे आर आल्सो जेनेटिक मटेरियल. अब जेनेटिक मटेरियल क्या होता है? सपोज एनी पेरेंट इज देयर, सपोज ए इज अ पेरेंट. ठीक है, व्हेन इट रिप्रोड्यूसेस, जब ये रिप्रोड्यूस करता है, When it reproduce, तो it produces a bee organism. ये कौन सा ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस कर रहा है? बी ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस कर रहा है. क्लियर है? When it produces bee organism, it transfer something. ठीक है, जो पेरेंट है वो कुछ ना कुछ अपने ऑफस्प्रिंग के अंदर क्या कर रहा है? ट्रांसफर कर रहा है. क्लियर है? वो जो ट्रांसफर करता है, एक्चुअली हम कहते हैं कैरेक्टर ट्रांसफर कर रहा है, हम कहते हैं ट्रेट्स ट्रांसफर कर रहा है. एक्चुअली वो ट्रांसफर क्या करता है? जेनेटिक मटेरियल. क्लियर है? और जेनेटिक मटेरियल किसी भी ऑर्गेनिज्म के लिए एक बेस होता है. उसी बेस पे ही उसकी जितनी भी वर्किंग होती है, उसका जो भी बिहेवियर होता है, उसका जो भी कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, वो सब कौन डिटरमाइन करता है? उसका जेनेटिक मटेरियल. जैसे प्रेजेंट टाइम में आपको पता है कोरोना वायरस है. कोरोना वायरस का जो जेनेटिक मटेरियल है वो क्या है? आरएनए है. ठीक है, और आरएनए एक ऐसा जेनेटिक मटेरियल है दैट म्यूटेट वेरी फास्ट. इट एक्ट एज अ कैटालिस्ट. ये किसकी तरह एक्ट करता है? कैटालिस्ट की तरह एक्ट करता है. तो कैटालिस्ट की तरह अगर ये एक्ट करेगा तो इट विल म्यूटेट वेरी फास्ट, इट विल वर्क वेरी फास्ट. इसीलिए कहते हैं कि जो आरएनए वायरस होते हैं दे आर वेरी हार्मफुल, मोर हार्मफुल दैन द डीएनए वायरस. ठीक है, क्योंकि डीएनए में म्यूटेशन होता तो है लेकिन बहुत स्लो म्यूटेशन होता है. और अगर हम आरएनए की बात करें तो दैट म्यूटेट वेरी फास्ट. उसका म्यूटेशन बहुत तेज होता है, बहुत फास्टर होता है. क्लियर है? ठीक है, तो आरएनए क्या हो गया कि आरएनए भी जेनेटिक मटेरियल होता है बट इन सम वायरसेस. लेकिन मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म में कौन सा जेनेटिक मटेरियल होता है? दैट इज डीएनए. क्लियर है? तो हम लोग यहाँ पे इस टॉपिक में यही पढ़ेंगे कि जो डीएनए और आरएनए हैं दे आर मेड अप ऑफ व्हाट, वो किसके बने हुए हैं. ठीक है, तो हम बेसिकली उनको क्या बुला सकते हैं? न्यूक्लियोटाइड्स. यहाँ पे एक पॉइंट दिया हुआ है, न्यूक्लियोटाइड्स. अब न्यूक्लियोटाइड्स क्या होते हैं? एक्चुअली जो डीएनए और आरएनए है ना, दे आर द चेन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स. कई सारे मॉलिक्यूल्स ऑफ द न्यूक्लियोटाइड्स मिलके किसका फॉर्मेशन करते हैं? डीएनए और आरएनए का. ठीक है, तो दोनों ही डीएनए हो चाहे वो आरएनए हो, दोनों ही किसकी चेन है? न्यूक्लियोटाइड्स की चेन है. इसीलिए हम इसको क्या बुलाते हैं? पॉलीन्यूक्लियोटाइड. पॉली मतलब आपको पता है मोर देन वन. Many molecules when join together they form poly, and that's why because the nucleotides join together, तो इसको हम क्या बुला सकते हैं? पॉलीन्यूक्लियोटाइड. ठीक है, तो दो बातें क्लियर हो गई कि डीएनए आरएनए है क्या? एक्चुअली जेनेटिक मटेरियल है. मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म में डीएनए जेनेटिक मटेरियल है, लेकिन इन फ्यू वायरसेस आरएनए भी जेनेटिक मटेरियल है. क्लियर है? हमारी सेल्स में आरएनए भी होता है, डीएनए भी होता है, और आरएनए एज अ कैटालिस्ट एक्ट करता है. समझ में आ गई बात? ठीक है, तो ये दो चीज़ें क्लियर होगी कि डीएनए आरएनए क्या होता है. अब पॉइंट ये आया कि ये दोनों बने किसके होते हैं. जैसे अभी हमने प्रोटीन पढ़ा, तो प्रोटीन अमीनो एसिड्स की बनी होती है. लिपिड, फैटी एसिड, ग्लिसरॉल, इनकी बनी होती है. तो डीएनए और आरएनए का मेन कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है? दैट इज न्यूक्लियोटाइड. अब हमें यही पढ़ना है कि न्यूक्लियोटाइड्स किसके होते हैं, मतलब न्यूक्लियोटाइड्स में क्या प्रेजेंट होता है. तो एक्चुअली न्यूक्लियोटाइड के 3 कंपोनेंट होते हैं. देयर आर 3 कंपोनेंट. आप ऐसे शॉर्ट फॉर्म में याद कर सकते हो: फॉस्फेट, शुगर एंड नाइट्रोजन. ठीक है, ये तीनों को मिला के हम क्या बुला सकते हैं? ये फॉस्फेट हो गया, शुगर हो गया, और क्या हो गया? नाइट्रोजनस बेस. इन तीनों को मिला के हम क्या बुलाते हैं? इसको न्यूक्लियोटाइड्स. ठीक है, और एक होता है न्यूक्लियोसाइड. अगर हम फॉस्फेट को हटा दें, ठीक है, मान लो अगर फॉस्फेट है, केवल फॉस्फेट नहीं है, मान ली शुगर एंड नाइट्रोजनस बेस आर देयर, देन इट इज़ नोन एज न्यूक्लियोसाइड. इसकी को क्या बुलाते हैं हम लोग? न्यूक्लियोसाइड. तो न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड में डिफरेंस क्लियर हो गया कि न्यूक्लियोटाइड्स क्या हैं और न्यूक्लियोसाइड्स क्या हैं. न्यूक्लियोटाइड में 3 कंपोनेंट होते हैं: फॉस्फेट, शुगर और नाइट्रोजनस बेस. और वहीं पे अगर हम न्यूक्लियोसाइड देखें तो उसमें 2 ही कंपोनेंट होते हैं: शुगर और नाइट्रोजनस बेस. ठीक है, तो न्यूक्लियोसाइड में 2 और न्यूक्लियोटाइड में 3. ठीक है, अब इसमें देखो जो मतलब 3 कंपोनेंट होते हैं न्यूक्लियोटाइड में. एक तो होता है पेंटोज शुगर, इसको टी कर लेना, पेंटोज शुगर. ठीक है, पेंटोज मतलब इसमें 5 कार्बन्स होते हैं, दैट्स वाई इट इज़ नोन एज पेंटोज शुगर.
अब शुगर दो टाइप के होते हैं, डीऑक्सी राइबोस, तो आपको पता है डीएनए का फुल फॉर्म डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो डीऑक्सी राइबोस शुगर किस में प्रेजेंट होती है? डीएनए में प्रेजेंट होती है। राइबोस शुगर किस में प्रेजेंट होती है? आरएनए में प्रेजेंट होती है। तो पहला कंपोनेंट थोड़ा सा समझ में आया कि पेंटोस शुगर होता है। पेंटोस शुगर दो टाइप के होते हैं, डीऑक्सी राइबोस और राइबोस। अभी मैं आगे क्लियर कर दूंगा कि दोनों में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। और डीऑक्सी राइबोस शुगर किस में प्रेजेंट होती है? डीएनए में प्रेजेंट होती है। और राइबोस शुगर किस में होती है? आरएनए में होती है। उसके बाद दूसरा जो कंपोनेंट है दैट इज नाइट्रोजनस बेस। नाइट्रोजनस बेस बेसिकली दो टाइप के होते हैं, प्यूरिन और पिरिमिडीन, ठीक है। प्यूरिन दो टाइप के होते हैं, एडिनिन और गुआनिन, और पिरिमिडीन तीन टाइप के होते हैं, ठीक है, साइटोसिन, एडिनिन और थाइमिन। इसके लिए मेरे पास एक ट्रिक है, आप ऐसे याद कर सकते हो। क्या लिखा हुआ है? कट, ठीक है, CUT कट। और अब मैं देखो क्या लिखने जा रहा हूँ, ALOO आलू एंड GOBHI गोभी, ठीक है। तो A से आलू और G से गोभी, तो A से एडिनिन और G से गुआनिन, क्लियर है। और C से साइटोसिन, U से यूरेसिल, T से थाइमिन। तो ये आपको हमेशा याद रहेगा कि आलू गोभी एक साथ है, मतलब प्यूरिन दो टाइप की होती है, आलू गोभी मतलब एडिनिन एंड गुआनिन, और पिरिमिडीन में कट होता है मतलब साइटोसिन, यूरेसिल और थाइमिन, क्लियर हो गया, ठीक है। तो इस तरह से जो है तीन पिरिमिडीन होते हैं और दो क्या होते हैं? प्यूरिन होते हैं। तो ये इस ट्रिक से आपको हमेशा याद रहेगा कि प्यूरिन और पिरिमिडीन कितने होते हैं, क्लियर हो गई बात, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं कि इन तीनों कंपोनेंट के बारे में डिस्कस करते हैं। और जो तीसरा कंपोनेंट होता है दैट इज़ फॉस्फेट। ये सिंगल टाइप का होता है, इसमें कोई कैटेगरी नहीं होती, फॉस्फेट ओनली फॉस्फेट, ठीक है। H3PO4 फॉस्फेरिक एसिड बुला सकते हो, चाहे इसको फॉस्फेट भी बुला सकते हो। अब हम तीनों कंपोनेंट को देखते हैं। सबसे पहले न्यूक्लियोटाइड की एक चेन को देख लेते हैं। देखो ये जो स्ट्रक्चर बना है केमिकल स्ट्रक्चर, इट इज़ रिप्रेजेंटिंग द न्यूक्लियोटाइड। ये न्यूक्लियोटाइड को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब आप इसमें देख सकते हो एक फॉस्फेट ग्रुप है, ठीक है। फॉस्फेट ग्रुप किससे ज्वाइन है? शुगर से ज्वाइन है। शुगर में 5 कार्बन पोजीशन है, पहली कार्बन पोजीशन ये है, ये दूसरी है, दिस इज थर्ड वन, दिस इज फोर्थ वन, और ये क्या हो गए? फिफ्थ वन। तो आप देख सकते हो जो पांचवा कार्बन है, मतलब जो फिफ्थ कार्बन है, वो किससे अटैच है? फॉस्फेट ग्रुप से अटैच है, क्लियर है। और जो फर्स्ट कार्बन पोजीशन है वो किससे अटैच है? नाइट्रोजनस बेस से। तो इस डायग्राम में अगर आप ध्यान से देखो तो तीनों कंपोनेंट आपको रिप्रेजेंट हो रहे हैं। फॉस्फेट ग्रुप, ठीक है, फॉस्फेट ग्रुप हमेशा किससे ज्वाइन होगा? शुगर से। और नाइट्रोजनस बेस हमेशा किससे ज्वाइन होगा? शुगर से। इसका मतलब है जो शुगर है वो एक तरफ फॉस्फेट को भी बाइंड करता है और दूसरी तरफ नाइट्रोजनस बेस को। और इसी स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बुलाते हैं? वन न्यूक्लियोटाइड। इससे अगर मैं फॉस्फेट को हटा लूँ, मान लो फॉस्फेट छुपा लूँ, तो ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे? दैट इज न्यूक्लियोसाइड। तो क्लियर हो गया, न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड में क्या डिफरेंस है, समझ में आ गया। अब आ जाते हैं, पहले सबसे पढ़ते हैं डीऑक्सी राइबोस और राइबोस, इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। अगर आप देखो तो स्ट्रक्चर सेम है, 5 कार्बन पोजीशन है, आप देख सकते हो, फर्स्ट कार्बन पोजीशन, ठीक है, उसके बाद सेकंड, उसके बाद थर्ड, उसके बाद फोर्थ, ठीक है, उसके बाद फिफ्थ। तो इस तरह से कितने कार्बन है? 5। दैट्स वाई इट इज़ नोन एज पेंटोस शुगर। हर एक जो वन के ऊपर ऐसे डैश लगा है ना, ये पोजीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये बता रहा है कि मतलब कौन सी कार्बन पोजीशन है। जैसे अगर 1 के ऊपर डैश लगा है तो इसका मतलब है फर्स्ट कार्बन पोजीशन, 2 के ऊपर डैश लगा है तो सेकंड कार्बन पोजीशन। बात क्लियर हो गई होगी। अब देखो डीऑक्सी राइबोस में अगर आप देखो तो सेकंड पोजीशन पे, जहाँ पे सेकंड कार्बन लगा हुआ है वहाँ पे एक H ग्रुप लगा हुआ है, और थर्ड वाले पोजीशन पे एक OH ग्रुप लगा हुआ है। तो इसीलिए इसको हम क्या बुलाते हैं? डीऑक्सी राइबोस। लेकिन राइबोस शुगर में क्या हो रहा है? सेकंड पोजीशन पे और थर्ड पोजीशन पे, दोनों ही पोजीशन पे OH लगा हुआ है। तो यही डिफरेंस होता है, स्ट्रक्चरल डिफरेंस होता है डीऑक्सी राइबोस और राइबोस शुगर में। राइबोस शुगर में सेकंड पोजीशन पे एक OH ग्रुप होता है, इसमें H ग्रुप नहीं होता है, इसमें क्या होता है? OH ग्रुप होता है। और वहीं पे अगर हम डीऑक्सी राइबोस की बात करें तो वहाँ पे सेकंड कार्बन पोजीशन पे एक H ग्रुप होता है, ना कि OH ग्रुप होता है। तो यही डिफरेंस होता है डीऑक्सी राइबोस और राइबोस शुगर में। अब आपको क्लियर हो गया कि डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड मतलब DNA, तो DNA में किस टाइप का पेंटोस शुगर होगा? डीऑक्सी राइबोस, फुल फॉर्म से ही आप याद कर सकते हो। और RNA का फुल फॉर्म क्या होता है? राइबो न्यूक्लिक एसिड, तो उससे आप राइबोस को याद कर सकते हो। क्लियर है, ठीक है। तो चलो ये क्लियर हो गया कि पेंटोस शुगर कितने टाइप के होते हैं। ये हो गया फास्फेट के बारे में। फास्फेट बुलाओ चाहे इसको फास्फोरिक एसिड बुलाओ। तो यहाँ पे देखो H3PO4, ठीक है, ये इसका केमिकल फार्मूला हो गया, क्या हो गया? H3PO4,
ठीक है। तो ये हो गया फास्फेरिक एसिड। हमेशा फास्फेट या फास्फोरिक एसिड किससे कनेक्टेड होगा? शुगर से। और किस कार्बन पोजीशन से? 5th कार्बन पोजीशन से। क्लियर है? अब आ जाओ नेक्स्ट पे। अब देखो नाइट्रोजनस बेस दो टाइप के होते हैं, मैंने अभी आपको बताया प्यूरिन और पिरिमिडीन। प्यूरिन कितने टाइप की होती है? 2, एडिनिन और गुआनिन, ठीक है। और पिरिमिडीन कितने टाइप की होती है? 3, कट, ठीक है, CUT कट से आपको याद रहेगा। और प्यूरिन में AG मतलब आलू गोभी, मतलब एडिनिन और गुआनिन। तो सबसे पहले प्यूरिन में देखो, तो प्यूरिन्स होते हैं, प्यूरिन्स आर द डबल रिंग हेट्रोसाइक्लिक स्ट्रक्चर। अब आप यहाँ देख सकते हो कि ये दोनों ही प्यूरिन हैं, इसमें आपको डबल हेट्रोसाइक्लिक स्ट्रक्चर मिल रहा है। इसका मतलब ये ब्रॉड होते हैं, ठीक है। 2 टाइप्स ऑफ प्यूरिन होती हैं, एक एडिनिन होता है और एक गुआनिन होता है। इनका स्ट्रक्चर आप देख सकते हो। स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है, आता नहीं है, लेकिन फिर भी आप इसको बनाना सीख सकते हो कि हम एडिनिन और प्यूरिन को गुआनिन को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और दोनों ही क्या है? प्यूरिन है, दे आर द टाइप ऑफ प्यूरिन। तो प्यूरिन कितनी टाइप की होगी? 2 टाइप की होगी, एडिनिन और गुआनिन। और ये डबल हेट्रोसाइक्लिक रिंग होती हैं, ठीक है। अब आ जाओ पिरिमिडीन पे। पिरिमिडीन 3 होते हैं, साइटोसिन, थाइमीन और यूरेसिल। याद रखना, चाहे वो DNA हो, ठीक है, चाहे वो DNA हो और चाहे वो RNA हो। DNA RNA में आप अगर आप टोटल देखो तो नाइट्रोजनस बेस 5 हो गए, एडिनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमीन और यूरेसिल। टोटल कितने हो गए? 5। लेकिन इन द DNA एंड RNA ओनली 4 नाइट्रोजनस बेसेस आर देयर। कैटेगरी तो 2 है, प्यूरिन और पिरिमिडीन, ठीक है। टोटल मिला के नाइट्रोजनस बेसिस कितने हो गए? 5 हो गए। 5 आउट ऑफ 5 ओनली 4 नाइट्रोजनस बेसिस रिप्रेजेंटेड इन द DNA और RNA। तो DNA के अंदर थाइमीन होता है, यूरेसिल नहीं होता, और RNA के अंदर यूरेसिल होता है, थाइमीन नहीं होता। ये डिफरेंस होता है DNA और RNA में। तो अभी तक आपको 2 डिफरेंस पता लग गए DNA और RNA में, कि इसमें डीऑक्सीराइबोज होता है, इसमें राइबोज होता है। दूसरा डिफरेंस क्या पता लग गया? कि DNA में थाइमिडीन होता है और RNA में क्या होता है? यूरेसिल होता है। क्लियर है? तो पिरिमिडीन कितने टाइप की हो गई? 3 टाइप्स हो गई। इसमें सिंगल हेट्रोसाइक्लिक रिंग होती है, डबल हेट्रोसाइक्लिक रिंग नहीं होती। और जो नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं ये हमेशा किससे बॉन्ड बनाते हैं? शुगर से, ठीक है। और वो बॉन्ड का नाम होता है एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, by which bond the nitrogenous base is added with the sugar, that is एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। और हमेशा याद रखना, शुगर के किस कार्बन पोजीशन से नाइट्रोजनस बेस कनेक्टेड होंगे? 1st कार्बन पोजीशन से। तो देखो यहाँ पे डायग्राम में मैंने रिप्रेजेंट भी कर रखा है कि एक नाइट्रोजनस बेस, ठीक है, शुगर से एक 1st कार्बन पोजीशन से बॉन्ड बना रहा है। कौन सा बॉन्ड बना रहा है? एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। और ये किस कार्बन पोजीशन पे जोड़ रहा है? 1st कार्बन पोजीशन पे जोड़ रहा है, ठीक है। तो यहाँ का ये जो टॉपिक्स है ना, दैट विल हेल्प यू इन द क्लास 12th आल्सो। ये आपको क्लास 12th में भी हेल्प करेगा, तो बहुत ध्यान से समझना। अब नेक्स्ट आ जाओ न्यूक्लियोसाइड। आपको मैंने पहले से ही बता दिया है कि न्यूक्लियोसाइड क्या होते हैं। अगर न्यूक्लियोटाइड में से अगर हम फॉस्फेट को हटा दें, जैसे ये जो स्ट्रक्चर है ये न्यूक्लियोसाइड है। क्यों? क्योंकि इसमें नाइट्रोजनस बेस है और शुगर है, बस, ठीक है। तो न्यूक्लियोसाइड्स मतलब कंपाउंड्स फॉर्म्ड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ पेंटोज शुगर एंड नाइट्रोजनस बेस इज कॉल्ड न्यूक्लियोसाइड। अ नाइट्रोजनस बेस अटैच टू द कार्बन 1, C1 का मतलब हो गया कार्बन 1 ऑफ पेंटोज शुगर, बाय विच बॉन्ड? एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज या बॉन्ड, ठीक है। तो डीऑक्सी जो न्यूक्लियोसाइड हैं आर फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ डीऑक्सीराइबोज एंड नाइट्रोजनस बेस। अगर हम DNA में देखें तो वहाँ पे डीऑक्सीराइबोज और नाइट्रोजनस बेस होगा, और अगर RNA में देखें तो राइबोज शुगर और नाइट्रोजनस बेस होगा। बात क्लियर हो गई? ठीक है। तो इस तरह से यहाँ तक के टॉपिक समझ में आ गए। अब एक थोड़ा सा स्ट्रक्चर और मैं समझा देता हूँ। देखो, ये 2 न्यूक्लियोटाइड का है, ये एक न्यूक्लियोटाइड है और ये दूसरी न्यूक्लियोटाइड है। अब आप इनमें देख सकते हो कि ये कैसे एक दूसरे से जुड़े होते हैं, बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है। देखो, मैं पहले एक ऐसे रिप्रेजेंटेशन दे देता हूँ। फास्फेट है, शुगर है, नाइट्रोजनस बेस है, फिर इससे फास्फेट जुड़ा होगा, ठीक है, फिर उससे शुगर जुड़ा होगा और नाइट्रोजनस बेस। तो इस तरह से अगर आप देखो तो ये एक न्यूक्लियोटाइड है और ये एक दूसरा न्यूक्लियोटाइड है, ठीक है, या नाइट्रोजनस बेस है। तो ये दोनों न्यूक्लियोटाइड एक दूसरे से फास्फोएस्टर लिंकेज से जुड़े होते हैं। ये देखो कौन सा बॉन्ड है यहाँ पे? 3 to 5 फास्फोडाइस्टर बॉन्ड। मतलब एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड से किस बॉन्ड से कनेक्टेड है? फास्फोडाइस्टर लिंकेज या बॉन्ड। तो आप देख सकते हो यहाँ पे, जैसे ये पेंटोज शुगर है, ये शुगर हो गया। शुगर जो है फास्फेट से कैसे जुड़ा हुआ है? किस एंड पे? 5' एंड पे। क्लियर है? फिर इसका जो 3' एंड है, मतलब इस शुगर का जो 3' एंड है वो इधर फास्फेट से जुड़ा हुआ है। फिर फास्फेट दूसरी तरफ किससे जुड़ा हुआ है?
5 कार्बन ऑफ द शुगर। तो इस तरह से अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो तो ये जो बॉन्ड बन रहा है ये वाला, ठीक है, जैसे यहाँ तो 3 है और ये 5 है, तो इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड बन रहा है वो उसको हम क्या बुला रहे हैं, 3 to 5, इसीलिए इसको 3 to 5 फास्फोडाइस्टर बॉन्ड बोलते हैं। तो ये एक न्यूक्लियोटाइड हो गया, ये 2 न्यूक्लियोटाइड हो गया, तो इस तरह से ये डाई न्यूक्लियोटाइड हो गए। तो आपको न्यूक्लियोटाइड समझ में आ गया कि उसके 3 कंपोनेंट होते हैं, ठीक है। तीनों कंपोनेंट कैसे एक दूसरे से जुड़े होते हैं, जो फास्फेट हो गया है वो शुगर से फास्फोडाइस्टर बॉन्ड से, शुगर नाइट्रोजन से एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से, ठीक है। तो इस तरह से एक न्यूक्लियोटाइड होता है, एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड से फास्फोडाइस्टर बॉन्ड से कनेक्टेड होता है। तो इस तरह से एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड से कनेक्टेड होते चली जाएगी और कौन सी चेन बना लेगी, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। आगे बात समझ में, ठीक है। तो इस तरह से आपको एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड समझ में आ गया कि पॉलीन्यूक्लियोटाइड क्या होता है। वो चाहे डीएनए हो वो चाहे आरएनए हो, दोनों ही क्या हैं, पॉलीन्यूक्लियोटाइड हैं। लेकिन डीएनए और आरएनए में बहुत सारे डिफरेंसेस होते हैं, उनके स्ट्रक्चर में डिफरेंस होता है, उनके जो कंपोनेंट्स होते हैं उनमें डिफरेंस होता है, ठीक है। तो डीएनए का जो स्ट्रक्चर है, आपको पता है डीएनए कितना इंपॉर्टेंट है। बिना डीएनए के किसी भी ह्यूमन की जो भी बेसिक फीचर्स हैं वो डिटरमाइन, मतलब वो हम कह नहीं सकते मेंटेन नहीं हो सकते, ठीक है। अगर किसी की बॉडी में ग्रोथ नहीं हो रही है, अगर ग्रोथ इनिशियली नहीं हो रही है, मतलब बर्थ से ही उसकी ग्रोथ रिटार्डेड है, तो इसका मतलब है उसके डीएनए, मतलब उसके जो जीन्स हैं वो म्यूटेट हो चुके हैं, ठीक है। तो आप इंपॉर्टेंस समझ सकते हो कि डीएनए की इंपॉर्टेंस कितनी है, क्लियर है। वहीं पे आरएनए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डीएनए से अगर जब भी प्रोटीन बनती है तो आरएनए के थ्रू ही बनती है। हमेशा डीएनए डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं करता प्रोटीन फॉर्म बनाने में। आपने सुना होगा कि हमारे बॉडी में प्रोटीन का सिंथेसिस होता है, अमीनो एसिड का सिंथेसिस होता है। तो वो जो अमीनो एसिड या प्रोटीन बनती है वो कौन डिक्टेट करता है, मतलब किसकी वजह से बनती है, डीएनए। लेकिन कौन उसको आगे प्रोसीड करता है, आरएनए, क्लियर है। तो दोनों की इंपॉर्टेंस काफ़ी इंपॉर्टेंट मतलब होती है, दोनों का रोल काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है सेलुलर इन्फॉर्मेशन पे, ठीक है। आप एक चीज़ नोट कर सकते हो, नोट कर लो, जैसे डीएनए है, ठीक है, डीएनए अपनी कॉपी खुद बना सकता है, इसको बोलते हैं रेप्लिकेशन। व्हेन द डीएनए मेक इट्स ओन कॉपी इट इज़ नोन एज रेप्लिकेशन। इस प्रोसेस को हम लोग रेप्लिकेशन बुलाते हैं। और डीएनए से जब आरएनए बनता है, डीएनए से क्या बनेगा, आरएनए, ठीक है, इस प्रोसेस को बुलाते हैं हम लोग ट्रांसक्रिप्शन। दिस प्रोसेस इज नोन एज ट्रांसक्रिप्शन। उसको मैं थोड़ा सा क्लियर लिख देता हूँ, देखो, TRANSCRIPTION, ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन, क्लियर है। तो डीएनए से आरएनए बनने के प्रोसेस को क्या बुलाते हैं, ट्रांसक्रिप्शन। और डीएनए से डीएनए के प्रोसेस को क्या बुलाते हैं, रेप्लिकेशन। उसके बाद जब डीएनए आरएनए से प्रोटीन बनता है तो उस प्रोसेस को बुलाते हैं ट्रांसलेशन। तो 3 प्रोसेस होते हैं, एक होता है रेप्लिकेशन, रेप्लिकेशन में क्या होता है, डीएनए से डीएनए बनता है। ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है, डीएनए से आरएनए बनता है। और ट्रांसलेशन में क्या होता है, आरएनए से प्रोटीन बनता है। तो इस तरह से सेलुलर इन्फॉर्मेशन फ्लो होती है वाया मतलब फ्रॉम द डीएनए। डीएनए से प्रोटीन कैसे बनेगी, वाया आरएनए। जब तक आरएनए नहीं बनेगा तब तक प्रोटीन सिंथेसाइज नहीं होगी, क्लियर है। तो आप इस तरह से इंपॉर्टेंस समझ गए होंगे कि डीएनए और आरएनए की क्या इंपॉर्टेंस होती है, क्लियर है। अब नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाते हैं। ये तो न्यूक्लियोटाइड्स मैंने बता दिया। अब देखो डीएनए का स्ट्रक्चर, जो डीएनए है वो डाई न्यूक्लियोटाइड है, मतलब पॉलीन्यूक्लियोटाइड की 2 चेन होती है, ठीक है। अब आप यहाँ पे एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड देख रहे हो कि ये एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड है। पॉलीन्यूक्लियोटाइड में जो बेस बनाता है, बैकबोन जो बनाता है, वो शुगर और फास्फेट, ये क्या प्रोवाइड कराते हैं, बैकबोन प्रोवाइड कराते हैं। बैकबोन का मतलब क्या हो गया, जैसे आपने ये वाली सीढ़ी देखी होगी, ये वाली इस तरह से, ठीक है। तो इस सीढ़ी में देख सकते हो ये जो पार्ट है, ये पार्ट बैकबोन बना रहा है, मतलब ये दोनों स्टॉक प्रोवाइड करा रहा है। और इनके बीच में ये जो पार्ट है ये इसको मतलब दोनों को कनेक्ट कर रहे हैं। तो ये जो पार्ट हो गया ये बैकबोन है, इसको हम क्या बुला सकते हैं, बैकबोन। तो कोई भी न्यूक्लियोटाइड चेन होती है उसका बैकबोन बनाने के लिए फास्फेट और शुगर रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो फास्फेट और शुगर मिलके क्या बनाते हैं, बैकबोन बनाते हैं। बीच में क्या लगे होते हैं, नाइट्रोजनस बेस लगे होते हैं, क्लियर है, ठीक है। तो वही स्ट्रक्चर यहाँ पे देख रहे हो आप, एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रक्चर यहाँ पे देख रहे हो कि किस तरह से, ये देखो एक फास्फेट है, ये शुगर है। शुगर किससे कनेक्टेड है, बेस से, मतलब नाइट्रोजनस बेस से। तो थाइमीन, एडिनिन, साइटोसिन और इसको मैं देखूँ क्या है, गुआनिन, ठीक है। अब बताओ ये डीएनए का स्ट्रक्चर है कि आरएनए का स्ट्रक्चर है, ठीक है। तुम कहोगे ये कैसे बता लेंगे, क्योंकि देखो यहाँ पे क्या है, थाइमीन है।
अगर थाइमीन लगा है तो याद रखना हमेशा ये किसका स्ट्रक्चर है, डीएनए का। और यहीं पे अगर क्या लगा होता, यूरेसिल, तो ये किसका स्ट्रक्चर होता, आरएनए का होता। क्लियर है, ठीक है। और यहाँ पे डीऑक्सीराइबोज है, आप ये भी देख सकते हो, देखो जो राइबोज स्ट्रक्चर है वो क्या है, डीऑक्सीराइबोज है। तो इसके थ्रू भी बता सकते हो कि ये डीएनए का स्ट्रक्चर है, ना कि आरएनए का स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो यहाँ से समझ में आ गया। अब देखो जो डीएनए होता है वो डबल हेलिक्स होता है। ठीक है, ये इस तरह से हमने डीएनए को स्ट्रेट करके मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ कि इस तरह से जैसे सीढ़ी की तरह अभी बताया था ना, एकदम वैसे ही। लेकिन यहाँ पे एक्चुअल स्ट्रक्चर है, एक्चुअल स्ट्रक्चर जो डीएनए का है वो इतना मतलब इजी नहीं था बता पाना। लेकिन वाटसन एंड क्रिक 2 साइंटिस्ट थे जिन्होंने डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल प्रोड्यूस किया। इन्होंने बताया कि जो डीएनए होता है वो डबल हेलिकल फॉर्म में होता है। डबल हेलिकल का मतलब वो क्या हो गया कि दो जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड की 2 चेन होती है वो एक दूसरे के एंटी पैरेलल रन करती हैं। ठीक है, एंटी पैरेलल क्यों बोल रहे हैं, अगर आप ध्यान से देखो तो इसका एक एंड क्या है 5' एंड, तो दूसरा एंड क्या है 3' एंड है। एक एंड 3' है तो दूसरा एंड क्या है 5' है। वही हाल यहाँ पे भी देख सकते हो। अगर इन दोनों को हम देखें, ये इन दोनों को देखें तो ये एक एंड क्या है 5' और एक एंड क्या है 3'। अब आप ये जान गए कि 5 मतलब क्या होता है और 3 मतलब क्या होता है। अभी मैंने आपको इसके पहले स्ट्रक्चर में बताया था कि 5 मतलब जब फास्फेट जो है शुगर के 5 कार्बन पोजीशन से जुड़ा होता है, तो 5 3 5 3 5 3 इस तरह से जो लास्ट में बचता है वो कौन सा बचता है 3 कार्बन पोजीशन। बात समझ में आ गई। और वहीं अगर हम दूसरे स्ट्रैंड की बात करें, डीएनए का जो दूसरा स्ट्रैंड है उसकी बात करें, तो उसकी पोलरिटी होगी 3 to 5। तो दोनों एक दूसरे के पैरेलल तो हैं लेकिन एंटी पैरेलल हैं। अब आप यहाँ से देख सकते हो कि दोनों स्ट्रैंड ऑफ द बोथ द स्ट्रैंड ऑफ द डीएनए आर पैरेलल बट एंटी पैरेलल होते हैं। क्यों एंटी पैरेलल होते हैं, क्योंकि अगर एक की पोलरिटी, इसको पोलरिटी बोलते हैं, अगर एक की पोलरिटी 5' to 3' है तो दूसरे की क्या होगी 3' to 5'। तो इस तरह से दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे के क्या होते हैं एंटी पैरेलल होते हैं। उसके बाद जो एडिनिन होता है वो हमेशा थाइमीन के साथ बॉन्ड बनाता है, याद रखना। एडिनिन क्या है, प्योरीन है, आपको पता है एडिनिन क्या है, प्योरीन है। और थाइमीन क्या है, पिरिमिडीन है। तो हमेशा प्योरीन पिरिमिडीन के साथ बॉन्ड बनाएगी। तो एडिनिन हमेशा किसके साथ बॉन्ड बनाएगा, थाइमीन के साथ। और जो गुआनिन होगा वो किसके साथ बॉन्ड बनाएगा, साइटोसिन के साथ। अब तुम पूछ सकते हो कि सर ये कौन सा बॉन्ड बनाएगा, इट विल बी हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, तो दोनों स्ट्रैंड जो 2 न्यूक्लियोटाइड्स के जो पैरेलल स्ट्रैंड्स होते हैं वो एक दूसरे से कैसे कनेक्टेड होते हैं, कौन से बॉन्ड से, हाइड्रोजन बॉन्ड से। क्लियर है, एडिनिन और थाइमीन के बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड और गुआनिन और साइटोसिन के बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड। तो आप देख सकते हो थाइमीन से एडिनिन, साइटोसिन से गुआनिन, गुआनिन से साइटोसिन, एडिनिन से थाइमीन, ये एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, तो ये दोनों कनेक्ट होकर एक डबल हेलिक्स मॉडल प्रोड्यूस करते हैं। क्लियर है, तो ये दो फीचर समझ में आ गए कि दोनों स्ट्रैंड्स डीएनए के क्या होते हैं, एंटी पैरेलल होते हैं। दूसरा क्या होता है कि एडेनिन हमेशा थाइमीन के साथ और गुआनिन हमेशा साइटोसिन के साथ बॉन्ड बनाता है। कौन सा बॉन्ड क्रिएट करता है और कितने बॉन्ड बनते हैं ये बता दिया मैंने। उसके बाद जब एक हेलिक्स कंप्लीट होता है, ये यहाँ पे देख सकते हो एक हेलिक्स यहाँ पे जाके कंप्लीट हो रहा है। तो एक हेलिक्स जब कंप्लीट होता है तो इनके बीच में जो गैप होता है वो कितने का होता है, 3.4 नैनोमीटर का होता है। ठीक है, 3.4 नैनोमीटर का गैप होता है। कहाँ पे, एक हेलिक्स, जब एक हेलिक्स पूरी तरह से कंप्लीट होती है, 1 हेलिक्स जब कंप्लीट होती है तो उसके बीच में जो गैप होता है वो कितना होता है, 3.4 नैनोमीटर। इसी को पिच भी बुलाते हैं, इसी को क्या बुलाते हैं, पिच बुलाते हैं। ठीक है, तो इसमें 10 बेस पेयर्स एकोमोडेट होते हैं। कितने बेस पेयर्स हो सकते हैं, एक पिच में 10 बेस पेयर्स होते हैं। ठीक है, तो अब आप ये कैलकुलेट कर सकते हो कि 2 बेस पेयर के बीच में कितनी डिस्टेंस होती है, मतलब कितना गैप होता है। तो आप जब कैलकुलेट करोगे तो कितना आएगा, 0.34 नैनोमीटर। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है कि 10 बेस पेयर्स के बीच में कितना गैप होता है, 3.4, और 2 कॉन्जिक्यूटिव बेस पेयर के बीच में कितना गैप होता है, 0.34 नैनोमीटर। क्लियर हो गई बात। ठीक है, तो इस तरह से डीएनए का हम लोग ने क्या पढ़ लिया, डबल हेलिकल मॉडल। ठीक है, और ये मॉडल किसने दिया था, वाटसन एंड क्रिक ने बताया था।
ठीक है। जो हम ये मॉडल पढ़ रहे हैं ये किसने प्रोड्यूस किया था, वाटसन एंड क्रिक ने। तो ये कुछ इसके फीचर्स लिखे हुए हैं, ये आप नोट कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लो, जो मैंने अभी बताया है वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, सेलिएंट फीचर्स ऑफ द डीएनए, मतलब डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ द डीएनए। तो इसका स्क्रीनशॉट लेके इसको कंप्लीट कर लो। न्यूक्लियोटाइड्स यहाँ पे कंप्लीट हो गया। आरएनए का स्ट्रक्चर है वो मैं थोड़ा सा है उसको मैं बता दूंगा, बाकी मैंने डीएनए का स्ट्रक्चर, पॉलीन्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर पूरी तरह से आपको बता दिया। प्यूरिन बता दिया, पिरिमिडीन बता दिया, मतलब नाइट्रोजनस बेस के बारे में डिस्कस कर लिया गया हम लोग, ठीक है। तो एवरीथिंग इज कंप्लीटेड इन द न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड में मैंने सारी चीज़ें बता दी आपको, कौन से बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, किस बॉन्ड से क्या कनेक्टेड होता है, ठीक है। तो ये टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट हो गया और सेशन भी कंप्लीट होने जा रहा है। और डोंट फॉरगेट टू प्रेस द लाइक बटन। क्लियर है? तो स्टे फिट, स्टे हेल्दी। जय हिंद, जय भारत, लव यू एंड गुड बाय।